तो हेलो दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीसीबी क्लासेस 2.0। तो यह रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं और एवं समीकरण का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके आप इसका पहला भाग देख सकते हैं। रसायन विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए, कुछ प्रश्नों को हमने आपको पढ़ा दिया था। अब हम देखते हैं कि अगले प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कैसा रूप होता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कैसा रूप होता है? क्या वह संक्षिप्त रूप होता है या फिर सांकेतिक रूप होता है या पूर्ण रूप होता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का यह एक संक्षिप्त रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर उदाहरण के तौर पे इसको देखें तो मान लीजिए कोई रासायनिक सूत्र है। चलो हम मान लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो यह जो समीकरण बनकर तैयार हुआ है यह संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों, आप अपने आंसर का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ऑप्शन डी अवक्षेपण अभिक्रिया, तो जिसमें बच्चों H2+ हो जाए। एक सेकंड। जब H+ होता है और ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, यानी कि H+O-, तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी बच्चों, यह गलती से लगा दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है जिसमें हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ता है और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। अगला प्रश्न है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अपक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? क्या मैग्नीशियम का अपचयन होता है, या ऑप्शन बी उपचयन होता है, या ऑप्शन सी उपचयन और अपचयन दोनों होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप जो श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसमें पूछा गया है कि मैग्नीशियम का क्या होता है। तो मैग्नीशियम का उपचयन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है, या कोई परिवर्तन नहीं है, या कोई अभिक्रिया नहीं है, या यह एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस का दहन यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? लाल और चमकदार, हरी और चमकदार, सफ़ेद और चमकदार, नीली और चमकदार। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर जो लौ उत्पन्न होती है वह कैसी होती है? लाल और चमकदार, हरी और चमकदार, तो बच्चों श्वेत और चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर सी। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं? तो यह अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 फॉर्मेट में आपको रासायनिक समीकरण दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए C+ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं, या वियोजन अभिक्रियाएं, या दो विस्थापन अभिक्रियाएं, या फिर विस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें
द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर सॉरी बच्चों, यहाँ पूछा गया यह रासायनिक समीकरण है जो यह किस प्रकार का समीकरण है, संतुलित है या फिर ऊष्मा शोषी है या फिर ऊष्मा क्षेपी है। तो यह समीकरण देख के आपको बताना है कि यह संतुलित है या फिर यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो बच्चों यह जो समीकरण है ये पूरी तरह से संतुलित समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिया गया समीकरण यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं Fe लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम का और एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो एल्युमिनियम मोनोऑक्साइड और प्लस यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन को विभाजित किया जा रहा है, अलग हो रहा है। तो इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, दिया गया समीकरण या अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है। आपको समीकरण देखकर पहचानना है और बताना है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है। तो बच्चों इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब एक एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो बच्चों उन्हें वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो उदासीनी और विस्थापन, ये जो दो युग्म हैं ये हमेशा साथ साथ होते हैं। उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया यह सदैव साथ साथ होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चलो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। क्या यहाँ पे सीसा का अपचयन हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एक और व दो, ये दो समीकरण बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है। तो कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर
का पर विस्थापित हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जो प्रकाश के अवशोषण के माध्यम से घटित हों वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सड़ के दौरान क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो तांबे की वस्तुओं पर या फिर लोहे की वस्तुओं पर जो हरी और जो एक्चुअली कहने का मतलब है जंग का लगना। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत जम जाती है और लोहे की वस्तुओं पर डस्ट टाइप की जो है जंग लग जाती है, उन सब को संक्षारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और बच्चों संक्षारण होता क्या है? दरअसल मैं आपको बताता हूँ, संक्षारण बराबर होता है जंग का लगना। जंग का लगना। और इसमें होता क्या है कि वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीजन, वायु के संपर्क में आ जाने से ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से जंग लग जाती है। तो क्या हो जाता है? जंग लग जाती है, उसी को बोलते हैं संक्षारण। आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है वह आपको बताना है। तो वह होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चित्र में आप देख भी सकते हैं कि यह तनु अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसके घोल में दानेदार जस्ता पड़ा हुआ है और कि ये ऊपर की कार्क नली है आपकी, ये कांच की नली है और ये H2 गैस जो है इसके अंदर भरी हुई है। तो बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना। तो ये चारों के चारों, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। इनमें से सभी, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो यह सब किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह सब संक्षारण का उदाहरण है, जिसे हम कहते हैं जंग का लगना। आपको पीछे बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोज यानी कि खाद बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्या ऑप्शन बी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, या फिर उभयगामी है, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो यह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनाना यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो लौह चूर्ण
परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अपक्रिया कहा जाता है? तो अभी आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, सदैव याद रखना। और ये VVI क्वेश्चन में भी आता है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात होता है? अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें उत्पन्न होती हैं। इन दोनों के बीच में 2:1 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो संतुलित और असंतुलित समीकरण से एक प्रश्न जरूर बच्चों पूछा जाता है। तो H2 प्लस Cl2 देख लेते हैं कौन सा संतुलित है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और 2HCl। तो जी हाँ, ए नंबर सही है, यह बिल्कुल संतुलित है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ क्लोरीन 2 हैं तो यहाँ भी क्लोरीन 2 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फेरस सल्फेट के विघटन से बने फेरस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग भूरा होता है, भूरा लाल। बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्रियाशील क्रम क्या है? तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यह जो लिस्ट दी गई है, जो इनकी क्रियाशीलता का क्रम है वो आप इससे देखकर भी बता सकते हैं। तो आपको असुविधा ना हो इसलिए ये लिस्ट को मैं यहाँ लाया हूँ। यह आपके याद करने योग्य है बच्चों। इसको याद किए बिना आगे आपका काम नहीं बनने वाला है। इंटरमीडिएट कक्षा 12 तक आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे ज़रूर से याद कर लें। तो इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह इसका क्रियाशीलता क्रम है। क्लोरीन क्रियाशील होती है, फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन क्रियाशील होती है, फिर उससे ज़्यादा आयोडीन क्रियाशील होती है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, या फिर द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, या उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, या इनमें सभी कथन सही हैं? तो आप कमेंट के द्वारा इसका आंसर बता सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सारी बातें सही हैं। यह किस अपक्रिया का उदाहरण है? ये जो अपक्रिया दी गई है किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में ब्रोमीन सल्फाइड का श्वेत अवक्षेपण बनता है, अतः इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अपक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, यानी कि उसमें जंग लग जाती है। तो तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बच्चों अभी पीछे भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। यह संक्षारण का उदाहरण है। यह घुमा के थोड़ा बड़ा करके प्रश्न पूछ लिया गया है कुछ नहीं, प्रश्न वही है। अगला प्रश्न है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अपनी इस क्लास के भाग 1 में हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वो क्लास देख सकते हैं और आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ आपको दोबारा से भी बता ही देता हूँ कि रासायनिक अपक्रिया है। अब यहाँ पर देख लो बच्चों, मान लो ये कोई कोयले का टुकड़ा है। अब इसका दहन करने पर क्या हो रहा है? इसका दहन करने पर दो चीज़ें निकल रही हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, दूसरा यहाँ पे इसकी ये राख बन रही है। तो यही बात इसमें प्रश्न में पूछी गई है। पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाता है। तो एक यौगिक ये बन गया, एक यौगिक ये बन गया, और तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई, यानी कि किसी नए उत्पादन का जन्म होना, किसी नए उत्पादक का जन्म होना। ये तो एक उत्पाद बन गया, ये राख। अब ये अपने वास्तविक फॉर्मेट में नहीं आ पाएगी, यानी कि वापस से कोयला नहीं बन सकता। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और भौतिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? तो भौतिक अभिक्रियाएं, ये भी इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पहले भाग में आपको हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न होते हैं। गैस के रूप में, ताप के रूप में या प्रकाश के रूप में, या बी और सी दोनों सही हैं। तो ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर दोनों फॉर्मेट में उत्पन्न होते हैं, यानी कि वह ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएनजी के कौन कौन से अवयव हैं? तो सीएनजी के ये तीनों अवयव हैं, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। इन तीनों को मिलाकर सीएनजी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो रासायनिक जो समीकरण बनते हैं, क्या उनमें भौतिक अवस्था का निरूपण होता है, ऊष्मा को दर्शाया जाता है, या फिर अवक्षेप को दर्शाया जाता है, या फिर सूत्रों को मातृभाषा में लिखना पड़ता है? तो जो हमें बताना है कि जो इसमें उपयुक्त बात नहीं है उसको बताना है। तो सूत्रों को मातृभाषा में नहीं लिखना पड़ता है। ये तो और सरल कर दिया इस ऑप्शन को देके, क्योंकि सूत्रों को मातृभाषा में नहीं लगते कि ना कोई गारंटी है कि भाई हिंदी में ही लिखना है या समीकरण को अंग्रेजी में ही दर्शाना है। ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। बाकी भौतिक अवस्था का निरूपण होता है, ऊष्मा को भी दर्शाया जाता है, क्योंकि कभी ऊष्मा शोषित होती है, कभी उसका क्षेपण होता है। तो ये बातें हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूत्रों को मातृभाषा में
नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो वह कैसा होगा? क्या वह समीकरण संतुलित होगा या वह समीकरण असंतुलित होगा? तो जाहिर सी बात है वो समीकरण पूर्ण भी नहीं होगा, वो समीकरण कैसा हो जाएगा? असंतुलित समीकरण हो जाएगा, क्योंकि तीर के निशान के बिना भाई कोई समीकरण बनता ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना और पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और हमारे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी ज़रूरतमंद लोगों तक यह क्लास पहुंच सके और उनका भी भला हो। तो प्रश्न है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह आपको बताना है। तो बच्चों, यह ऑक्सीकरण जिसे हम कहते हैं उपचयन और अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसे उपचयन अभिक्रिया भी कह देते हैं। क्यों? इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है O+ यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह उपचयन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो बच्चों, अभी अभी हमने आपको बताया था कि उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना ही उपचयन कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन? तो निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। यह प्रश्न भी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर से याद कर लें, यह परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। बहुत आसान कुछ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोमबत्ती का पिघलना और पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दहन अभिक्रिया इसमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तो जल का उबलना क्या दहन अभिक्रिया है? नहीं, इसमें आग कहीं निकल ही नहीं रही है। मोम का पिघलना, नहीं, ये भी गलत है। जी हाँ, सी सही है। पेट्रोल का जलना यह एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलता है वो कोयला जलता है भाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें आपने देखा ही होगा कि आग की तपिश बहुत तेज होती है, कोई लौ नहीं उठती इसमें। ये जो कोई लौ है ये तो नहीं होती ना, तो इसीलिए जो कोयला है ना वो बिना ज्वाला के जलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह दो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब कैसे है तो देख लो। इसमें दो उत्पादकों का
क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। एक उत्पादक ये हो गया, एक ये उत्पादक, दो उत्पादक बनके तैयार हो गए, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन में हो क्या रहा है, श्वसन में भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो श्वसन कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ए नंबर एकदम सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या इसको बोल सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। दोनों एक ही बात है, इसे ध्यान रखना, नहीं तो पेपर में आप गलत करके आओगे कि उपचयन क्या होता है या ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ये गलती आपसे हो जाएगी और आपको लगेगा कि प्रश्न हमने सही किया है और हमारा प्रश्न कैसे गलत हो गया। तो बच्चों, ये था आज का हमारा क्लास, यह चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपके काम का ये वीडियो है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।